Hello everyone, my name is Anil Kumar Singh, Faculty of Management in Khandelwal College. Today I am going to present you a topic of probability theorems. बेसिकली मैंने लास्ट प्रेजेंटेशन में आपको प्रॉपर्टी के इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में बताया था कि यहाँ पे एक्चुअल में प्रॉपर्टी होता क्या है। तो अब मैं उसी के कंटिन्यूएशन में ये बताने जा रहा हूँ कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ की थ्योरम्स हैं जिनको जनरली हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हम एडिशन थ्योरम की। एडिशन थ्योरम आपकी इस तरह की एडिशन थ्योरम्स होती है जो खासकर दो केसेस के लिए अप्लाई होती है, जब हमारे इवेंट्स क्या हों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव्स हो या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव्स नहीं हो। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, अगर आपके दो इवेंट्स हैं ए और बी, वो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, और तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ऑकरेंस है ए इस पी ए अगर दे रखी है और बी की जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस है वो दे रखी है पी बी, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एनी इवेंट ए और बी विल बी द सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए एंड बी। इसको सिंबल्स के रूप में हम दिखा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर आपके पास जो प्रोबेबिलिटी होगी वो उसी अकॉर्डिंग फार्मूला आपका चेंज हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी सी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस दैट इज सो। तो यहाँ पर बेसिकली आपको ये चीज़ समझनी है कि यहाँ पे जो आपके पास इवेंट्स होते हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। तो उनकी जो प्रोबेबिलिटीज़, उनमें से किसी एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटीज़ आपका क्या होगा, रिजल्ट अगर निकालना चाहते हैं तो वो उनके प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ के सम के इक्वल होगी। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू थोड़ा सा समझाने जाएं तो अगर मैं एक कॉइन टॉस करता हूँ तो यहाँ पे आपके हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटीज़ की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हेड और टेल्स की बात करते हैं तो ये यहाँ पे आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अगर हेड आ जाएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। तो इसमें हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी आपका क्या हो गया, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस में हम एडिशन थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिशन थ्योरम दूसरे केसेस के लिए होता है जब हमारे पास कुछ इवेंट्स आपकी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते हैं। अगर दो या दो से इवेंट्स पूरी तरीके से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते हैं तो एडिशन थ्योरम थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास दो इवेंट्स हैं ए और बी है और पूरी तरीके से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी थ्योरम जो एडिशन थ्योरम है वो थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं एक पैक ऑफ कार्ड में से अगर मैं एक कार्ड सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, वो कार्ड्स आपका क्वीन भी है और रेड भी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अगर हम क्वीन की बात करते हैं तो 4 कार्ड्स ऐसे होते हैं जो क्वीन होते हैं। रेड की बात करते हैं 26 कार्ड ऐसे होते हैं जो रेड होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसमें पूरी तरीके से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इसलिए नहीं है क्योंकि 2 कार्ड्स ऐसे होते हैं जो क्वीन के साथ साथ में रेड भी हैं। तो यहाँ पर आपका कुछ कॉमन पार्ट्स भी आ रहा है। तो ऐसे केसेस में आपकी एडिशन थ्योरम मॉडिफाई हो जाती है, तब आपका ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में लिखेंगे क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि 4/52, बी में आप लिखेंगे रेड आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि 26/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी में हम लिखेंगे जब आपके पास जो कॉमन पार्ट है, 2 कार्ड ऐसे हैं जो कॉमन है यानी कि 2/52। तो इस तरीके से हम एडिशन थ्योरम को मॉडिफाई कर सकते हैं। और 2 से ज़्यादा इवेंट्स हैं तो आपका ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। 3 केसेस के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी और सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी प्लस एंड सी। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिस्टेक दे रखी है प्रेजेंटेशन में, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। तो ये हमारे पास एडिशन थ्योरम है। एडिशन थ्योरम की हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आपके पास एक ऐसी थ्योरम है जिसमें कंपाउंड प्रोबेबिलिटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इसे थ्योरम ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है। यानी कि अगर एक से ज़्यादा इवेंट्स एक साथ होते हैं, जैसे इफ 2 इवेंट्स आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, तो म्यूचुअली इंडिपेंडेंस के लिए तब प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इज पी ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर इज पी बी दे रखा है, तो दोनों इवेंट्स के होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो उनके प्रोडक्ट के इक्वल होती है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, 2 कॉइन मैंने एक साथ टॉस किए
तो वहाँ पे 2 हेड आने की प्रॉबिलिटी, तो पहले पे हेड आने की प्रॉबिलिटी 1/2, दूसरे पे हेड आने की प्रॉबिलिटी 1/2, और दोनों का मल्टीप्लाई जो हो जाएगा वो इनका रिजल्टेंट हो जाएगा। इस तरीके से 2 से ज़्यादा इवेंट हो, 3 इवेंट हो या 4 इवेंट हो, तो वहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आपके उन केसेस में भी अप्लाई होती है जहाँ पे डिपेंडेंट इवेंट्स की बात करते हैं, पर आपका जो डिपेंडेंट इवेंट्स में जो आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है उसकी जगह पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए हो जाता है, यानी कि जो दूसरा इवेंट है वो पहले के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो दूसरे इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे वो पहले इवेंट्स के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाती है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम थी। इसके बाद हम बात करते हैं इन्वर्स प्रोबेबिलिटी या बेस थ्योरम की। तो बेस थ्योरम की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर किसी इवेंट का जो ऑकरेंस है वो वेरियस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रीजन्स से इफेक्टेड होता है, इन्फ्लुएंस्ड होता है, तो कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी जो इसके ऑकरेंस की होती है तो उसको कैलकुलेशन ही आपकी इन्वर्स प्रोबेबिलिटी कहलाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे इसकी जनरल फॉर्म दे रखी है कि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है इन्फ्लुएंस रीजन्स की जो P1 कैपिटल P1 कैपिटल P2 Pn है, और यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट की दे रखी है स्मॉल p1 स्मॉल p2 स्मॉल p3, यानी कि रीजन्स की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट ड्यू टू mth रीजन किस कैलकुलेटेड किया जाएगा इस तरीके से, p = pm स्मॉल pm अपॉन p1 प्लस p2 इस तरीके से हम ये फॉर्मूला होता है जो हम इन्वर्स प्रोबेबिलिटी या बेस थ्योरम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल्स के थ्रू भी समझा सकता हूँ कि जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि देयर आर 3 urns, urn 1 contains 3 white ball और 7 black balls, urn 2 has 5 white 3 black, third contains 8 white and 4 black. A ball was drawn from one of these urns and it is white. What is the probability that it was drawn from urn 1? तो जैसा कि मैंने अभी फॉर्मूले में बताया, तो सबसे पहले हम निकालेंगे अर्न को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट अर्न को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, सेकंड अर्न को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, थर्ड अर्न को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3। ये तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो गई कैपिटल P1 कैपिटल P2 और कैपिटल P3। सिमिलरली अगर हम रीजन्स की बात करते हैं व्हाइट बॉल के सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटीज हो गई स्मॉल p1 स्मॉल p2 स्मॉल p3। तो फर्स्ट अर्न से व्हाइट बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/10, सेकेंड अर्न से 5/8, थर्ड अर्न से 8/12। तो इस तरीके से ये हमने इंडिविजुअली अलग अलग प्रॉपर्टीज निकाली। अब उसके बाद हम इन्वर्स थ्योरम्स का हम फॉर्मूले को मदद से हम इसकी पर्टिकुलर की व्हाइट बॉल वो भी फर्स्ट अर्न से निकालने की प्रोबेबिलिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इन्वर्स थ्योरम की मदद से कई सारे ऐसी कंडीशंस को जहाँ पे कई सारे रीजन्स रहते हैं जो आपके ऑकरेंस को इफेक्ट करते हैं, तो वो हम इन्वर्स प्रोबेबिलिटी की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो हमारी थे कुछ प्रोबेबिलिटी थ्योरम जिसको हम प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो होप आपको इससे थोड़ी सी हेल्प मिली होगी इन प्रोबेबिलिटी थ्योरम को समझने के लिए। तो थैंक यू पेशेंस लिसनिंग के लिए।